Hello students, and once again happy good morning and happy Independence Day जो हमने अभी बनाया है जस्ट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 और ये है हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। एक्चुअली दिस इज द चैप्टर नंबर 3। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। लेट्स स्टार्ट कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, क्या करेंगे इसमें हम। ओवरव्यू में हम पढ़ेंगे इन चैप्टर 2 वी हैव सीन दैट इन अ डेमोक्रेसी इट इज नाइदर पॉसिबल नॉर। यहाँ बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी को हम चलाते हैं किससे, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। और आपको पता है कि सबको पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग जाकर के डेमोक्रेसी को चलाएं, गवर्नमेंट को चलाएं। तो छोटी जहां पॉपुलेशन कम होता है वहां तो हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी चला सकते हैं, लेकिन जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे कंट्री का एग्जांपल लें, तो आपको उसे अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही चलाना पड़ेगा। जैसे कि हमारी कंट्री का चलता है, जैसे आप कहते हैं कि इलेक्शंस हम करते हैं तो इलेक्शंस में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे भेजते हैं और वो हमारी बातों को लोकसभा में, पार्लियामेंट में उठाते हैं मुद्दों को। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शंस किया जाता है। तो मैंने डेमोक्रेसी के बारे में बताया था पहले भी, और आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि डेमोक्रेसी 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलाई जाती है रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन डेमोक्रेसी। इलेक्शंस क्यों जरूरी है हमारे लिए, हम ये पढ़ेंगे, और किस तरह से ये इलेक्शन हमारे लिए यूजफुल है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस अमॉन्ग पार्टीज सर्व्स द पीपल। किस तरह से इलेक्शंस के टाइम में कंपटीशन होता है पार्टीज के बीच में और वो किस तरह से लोगों की सर्विस करती हैं। वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो डेमोक्रेसी है तो उसका इलेक्शन कैसा होना चाहिए, किस टाइप के इलेक्शंस को हम डेमोक्रेसी कहेंगे, डेमोक्रेटिक कहेंगे। द बेसिक आइडिया हियर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। जो बेसिक आइडिया ये है कि यहाँ पर किस टाइप के इलेक्शन को आप डेमोक्रेटिक कहेंगे और किस टाइप के इलेक्शन को आप नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहेंगे। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आप पहचान सकें कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा इलेक्शंस डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, और कौन सी कंट्रीज में इलेक्शन डेमोक्रेटिक होता है नहीं होता। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू assess election in India in the light of this yardstick। और जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है वो इलेक्शंस के बारे में होगा और वो इंडिया के इलेक्शंस के ऊपर लाइट डालेगा। वी टेक अ लुक एट ईच स्टेज ऑफ इलेक्शंस। हम हर स्टेज के बारे में बात करेंगे, इलेक्शंस किस तरह से होता है, कैसे होता है, फ्रॉम द ड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, कंस्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तब पूरा लास्ट स्टेज तक हम पढ़ेंगे। एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन। हर स्टेज पे हम पूछेंगे कि क्या होगा, व्हाट डज हैपन इन इलेक्शंस, इलेक्शन में क्या हुआ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शंस इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर। उसके बाद में हम असेसमेंट करेंगे कि इलेक्शंस हमारे इंडिया में होते हैं वो फ्री और फेयर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये हमें चेक करना है। और आप भी अपने एरियाज में इलेक्शंस हुए थे अभी जस्ट आपने देखा होगा और उसको आप समझ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए क्योंकि आप ग्रोइंग पीरियड में हैं, और अभी से अगर अच्छा पढ़ेंगे तो हो सकता है आप में से कोई कलेक्टर बने, तो उसके लिए ये टॉपिक्स पे डिस्कस करना, डिबेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जानते हैं कि जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उन्हें हर टॉपिक पे नॉलेज होना चाहिए। हियर वी आल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ पढ़ेंगे कि जो इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है और वो किस तरह से वर्क करती है। तो हमें नॉलेज होगा कि इलेक्शन कमीशन उसको अपॉइंट किया गया है इलेक्शन को करवाने के लिए, और वो किस तरह से इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करवाती है। वाई इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। तो यहाँ पर एक इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, टॉपिक है हमारा वाई इलेक्शन, हमें इलेक्शन क्यों करना चाहिए, इलेक्शन क्यों होना चाहिए, और
इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा का, और इसमें पढ़ेंगे हम मिस्टर देवीलाल के बारे में, उन्होंने कैसे इलेक्शन जीता और उन्होंने कैसे प्रॉमिस पूरा किया। या कार्टून में लिखा हुआ है डू मोस्ट लीडर्स फुलफिल देयर इलेक्शन प्रोमिसेस, क्या सारे जो लीडर्स हैं वो अपना इलेक्शन में जो प्रॉमिस करते हैं वो फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप अपने आइडियाज लिख सकते हैं। ऊपर जो आर्टिकल था उसको पढ़ना है आपको, मैं स्टार्ट नीचे से कर रहा हूँ। वो एक इंट्रोडक्शन था किस तरह से, तो मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि न्यूज़पेपर से आपको एग्जांपल्स मिलते हैं। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। 1987 के स्टेट इलेक्शन असेंबली का ये रिपोर्ट है, न्यूज़ रिपोर्ट, और हरियाणा का है। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी वो यहाँ पर गवर्नमेंट बना चुकी थी 1982 में। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर, उस समय चौधरी देवीलाल इसके अपोजिशन लीडर थे। लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जिसको कहते हैं न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस उसका ये मीनिंग है। एंड फाउंड अ न्यू पार्टी लोक दल, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसको लोक दल नाम दिया। हिज पार्टी ज्वाइंड अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन, और उनकी पार्टी दूसरे पार्टीज के साथ में जुड़ करके जो कि ऑपोजिशन में थे, और उन्होंने एक फ्रंट यानी जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक नया मोर्चा कहते हैं हिंदी में, तो वो खोला इन्होंने। और इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। तो इलेक्शन के टाइम में उन्होंने ये प्रॉमिस किया था सबसे कि जो अगर मेरी गवर्नमेंट बनती है तो मैं फार्मर्स और छोटे बिजनेसमैन के जो लोन्स हैं उनको सबको माफ कर दूंगा। तो अभी जैसे कांग्रेस का भी चल रहा था, तो आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये पढ़ा कि किस तरह से कांग्रेस ने भी ये प्रॉमिस किया था कि वो जो फार्मर्स हैं उनके लोन को माफ करेंगी। तो इस पे भी आपने देखा था कि बीजेपी काफी कुछ पॉइंट्स रेज कर रही है, उनको क्रिटिसाइज कर रही है कि आपने प्रॉमिस क्या पूरा नहीं किया। तो इस तरह से प्रॉमिस करती हैं पार्टीज। He promised that his would be the first action of his government। तो ये उन्होंने कहा कि मेरा पहला कार्य यही होगा कि मैं सबके लोन को माफ करूंगा। The people were unhappy with the existing government। उस समय की जो गवर्नमेंट कांग्रेस थी उसके खिलाफ थे लोग और पसंद नहीं कर रहे थे, खुश नहीं थे। They were also attracted by the देवीलाल promise। सभी लोग देवीलाल जी के प्रॉमिस से काफी खुश हुए और अट्रैक्ट हुए। So when elections were held, they voted overwhelmingly in favor of लोक दल and its allies। तो जब इलेक्शन हुआ तो सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा फेवर में लोक दल के और उसके अलाइज के लिए वोट किया। लोक दल एंड इट्स पार्टनर्स वॉन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। तो ये इलेक्शन का प्रोसेस है, इसमें लोक दल ने 90 सीट्स में से 76 सीट्स जीत ली, यानी ये काफी मेजोरिटी वाली सीट है। तो आपने अभी भी पढ़ा था इलेक्शंस में, जैसे राजस्थान में भी इलेक्शन हुआ था, और उसके डाटाज क्या हैं आप कलेक्ट करके बताइएगा मेरे को। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में सीटें कितनी हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें कितनी है हमारी, 200 है ना। और 200 में से आपने देखा था, अभी बहुत कुछ क्लियर बताया था, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी आ गई थी कि कांग्रेस पार्टी गिर सकती थी, उसके बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो इधर उधर हो गए थे। और जैसे जो सचिन पायलट हैं उन्होंने अपना एक अलग हो गए थे, वो अपने 19 जो उनके पास में लीडर्स थे। तो इससे क्लियर हो गया होगा। और उसमें मेजोरिटी कितनी मिली थी कांग्रेस को, अभी 102 थी ना। तो ये आपको किससे पता चलेगा, न्यूज़पेपर से, इसलिए बार बार कह रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़िएगा, अपने को पढ़ाई करिए उससे, तो उससे नॉलेज मिलेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, बुक्स की नॉलेज तो हम पढ़ते ही रहते हैं। तो लोकदल अलोन वॉन 60 सीट्स एंड दस हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। और लोकदल ने अकेले 60 सीट्स जीती थी, जैसा बीजेपी में भी देखा था आपने कि बीजेपी ने भी काफी अच्छी सीटें जीती थी। तो कांग्रेस वुड विन ओनली 5 सीट्स, और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट्स ही मिला। तो ये इलेक्शंस में होता है कई बार कि अगर पार्टीज अच्छी तरह वर्क नहीं करती हैं, गवर्नमेंट अच्छी वर्क नहीं करती है, तो इलेक्शंस में उनको हारना पड़ता है। Once the election result were announced, the sitting chief minister resigned। एक बार जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, अनाउंस हो जाता है, तो जो चीफ मिनिस्टर बैठे होते हैं पहले पार्टी के, जो हार जाते हैं,
उन्हें रिजाइन देना पड़ता है। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर्स। जो नया जो एमएलएज चुने गए थे उन्होंने लोकदल के जो नेता थे देवीलाल को उनको अपना लीडर माना। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर ने देवीलाल को बुलाया, उन्हें नया चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर दिया। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड, 3 दिन के बाद में जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, और ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने। एज सून एज ही बिकम द चीफ मिनिस्टर हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर लेबर्स एंड स्मॉल बिजनेस मैन। जैसे ही वो लीडर मतलब चीफ मिनिस्टर बने सीएम बने, तो उन्होंने गवर्नमेंट को उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि वो जो लोन्स हैं स्मॉल फार्मर्स के, एग्रीकल्चर लेबर्स के, स्मॉल बिजनेसमैन के, उनको माफ कर दिया जाए। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years, उनकी पार्टी 4 साल तक शासन करी। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991, नेक्स्ट इलेक्शंस 1991 में हुए थे, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला लोगों की तरफ से। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, उस इलेक्शन में कांग्रेस जीत गई और उसने गवर्नमेंट बनाई। तो यहाँ पर क्या पता चला कि जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही पार्टी जीतती रहे, और वैसे तो इस पार्टी ने प्रॉमिस पूरा किया, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों, उन्होंने प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया हो, इस वजह से लोग नाराज हो गए हों और इसलिए उन्होंने पुरानी गवर्नमेंट को दोबारा विनिंग कर दिया। तो ऐसा हमेशा होता है कि एक पार्टी रूलिंग पार्टी रहती है और एक पार्टी अगेंस्ट रहती है, ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं। जैसे अभी अब राजस्थान में देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी है और बीजेपी पार्टी क्या है, ऑपोजिशन पार्टी है। और अभी बहुत क्रिटिसाइज हुआ था, अपने न्यूज़पेपर में बहुत कुछ देखा था, मैंने बार बार रिपीट किया है आपको, और आपने काफ़ी ड्रामा भी देखा था इसमें, न्यूज़ में काफ़ी डिस्कस होता था इसके बारे में। तो ये एक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहिएगा। आपको एक्टिविटी करना है, डू यू नो व्हेन द लास्ट असेंबली इलेक्शन वाज हेल्ड इन योर स्टेट। आपको पता करना है कि आपका लास्ट इलेक्शन कब हुआ था स्टेट में। विच अदर इलेक्शंस हैव टेकन प्लेस इन योर लोकेलिटी इन द लास्ट 5 years, कौन से लोकल इलेक्शंस हुए थे लास्ट ईयर में। अभी जैसे अभी हमने देखा था ब्यावर सिटी में हुआ था ना चेयरमैन का इलेक्शन। राइट डाउन द लेवल ऑफ इलेक्शंस, नेशनल असेंबली एंड पंचायत इलेक्शन, उसका लेवल लिखना है कि नेशनल असेंबली वाला इलेक्शन था या पंचायत इलेक्शन था। When were they held and the name and designations, कब हुआ था और कब उनको कौन सा पोस्ट मिला था, जैसे MP MLAs ऑफ द पर्सन हु गॉट इलेक्टेड फॉर योर एरिया, कौन सा पर्सन आपके एरिया से चुना गया था, तो इसको भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, इलेक्शंस क्यों होने चाहिए हमारे। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, इलेक्शंस बहुत रेगुलर होने चाहिए डेमोक्रेसी के लिए। वी नोटेड इन चैप्टर 1 that there are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representative। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि हंड्रेड्स कंट्रीज हैं, उनमें इलेक्शंस किया जाता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्टेड करने के लिए, चॉइस करने के लिए। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, और हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारे कंट्रीज में इलेक्शंस होते हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं है, उन्हें डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि इलेक्शन होने क्यों चाहिए, हम क्या ऐसे नहीं चुन सकते, क्या इतना खर्चा क्यों करें। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, हम इमेजिन करते हैं कि बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी कैसी होगी। रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन, यानी आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस नहीं हो तो सारे लोग एक साथ बैठे और डिसीजन ले। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 2, जैसा हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बड़ी कम्युनिटीज के साथ में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। नोर इज इट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू हैव द टाइम नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स, और ये भी पॉसिबल नहीं कि सबके पास टाइम हो, सबके पास नॉलेज हो कि सभी मैटर्स पे डिस्कस किया जाए और डिसीजन लिया जाए। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, इसीलिए डेमोक्रेसीज का जो कंट्रीज होती हैं उसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चॉइस करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही गवर्नमेंट चलती है। इफ देयर आर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शंस, लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एक्सपीरियंस, और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ऐसा माने कि हम किसी जगह पर रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया जाता है उसकी एज के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से और उसके पास में जो एजुकेशन है, नॉलेज है उसके हिसाब से, देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसीजन ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आएगी हमारे पास में कि हम कैसे पता करें कि वो नॉलेजेबल है या नहीं है, एक्सपीरियंस है कि नहीं है। बट लेट अस say the people can resolve these difficulties clearly such as a place does not require elections। तो ये कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो ऐसी जगह पर हम कह सकते हैं इलेक्शन नहीं होना चाहिए। बट कैन वी कॉल दिस प्लेसेस अ डेमोक्रेसी? क्या उस प्लेस को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? कैसे हम पता करें कि लोग पसंद करते हैं नहीं करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपल? कैसे हम कहेंगे कि वो लोगों की इच्छा के हिसाब से कानून चलाते हैं या गवर्नमेंट चलाते हैं? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक टू नॉट रिमेन? और कैसे हम पता करेंगे लोग हमेशा ही उनको चाहेंगे, कब उनको चाहेंगे नहीं? दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट अ रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू। तो यही डिफाइन भी आ रहा है हमारे इलेक्शंस का कि एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है और उसे रेगुलर इंटरवल में चेंज भी कर सकते हैं हम, अगर हमारी इच्छा नहीं हो तो। दिस इज मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। तो इलेक्शन की डिफाइन यहाँ पर आ गई है, आपको क्लियर हो गया होगा। Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy। इसलिए इलेक्शन बहुत जरूरी है। इन इलेक्शन द वोटर्स मेक चॉइस, मैनी चॉइस। इलेक्शन में वोटर्स के पास चॉइस होते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, वो चूज कर सकते हैं कौन उनके लिए लॉ बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, कौन गवर्नमेंट बनाएगा और उनके जो मेजर डिसीजन है वो कौन लेगा। They can choose the party whose policies will guide the government and law making। वो पार्टी को चॉइस कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी उनके लिए लॉ बनाएगी और गवर्नमेंट को आगे रन करेगी। So guys, I am going to wind up this video. I hope you all like this video and happy once again Independence Day, and take care of your health. Do yoga regularly, take a healthy diet and have a fit, healthy mind. God bless you and bye.